Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well at home and staying safe. Children, we are discussing the third chapter of your NCERT science textbook, basically chemistry. The topic we have discussed till now is the galvanic cell. We have done the introduction. We have discussed the galvanic cell about, and now we have come across a very important topic of your चैप्टर दैट इज़ द नर्स्ट इक्वेशन. चिल्ड्रन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नर्स्ट इक्वेशन. एक आध क्वेश्चन इससे रखा ही होगा आपको एग्जाम में. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. बच्चों, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे हम पहले हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि जो कंसनट्रेशंस वगैरह होते हैं जो भी स्पीशीज़ के, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह हमने पढ़ा है ना. और हमने ये देखा कि द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी. ठीक है, उनकी वैल्यू 1 होती. ठीक है, बट ये हमेशा के लिए सही नहीं है ना. नर्स्ट इक्वेशन देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, ठीक है, एम एन प्लस एक्वस प्लस एन ई गिव्स यू एम सॉलिड, है ना. तो नर्स्ट इक्वेशन की मदद से आप क्या कर सकते हो? नर्स्ट इक्वेशन हेल्प कर सकता है आपको मेजर करने में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पे विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना. या हम ये कह सकते हैं कि द नर्स्ट इक्वेशन इज अ इक्वेशन दैट रिलेट्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट इज द हाफ सेल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. समझ में आ रहा है? और किसी भी टेम्परेचर मैंने किसी भी कंडीशन में ये या किसी भी कंसंट्रेशन पे आप इसको मेजर कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन. जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या आप जो है स्टैंडर्ड जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसी पे मेजर कर सकते हैं, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है ना, इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द सिंपल इलेक्ट्रोड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन. या आप ये कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से दैट इट कैन बी यूज टू फाइंड द सेल पोटेंशियल एट एनी मूवमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन और एट एनी कंडीशन अदर देन द व्हाट स्टैंडर्ड कंडीशन. यानी स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा किसी और कंडीशन पे अगर आपको सेल पोटेंशियल निकालना है तो आप नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो. गॉट इट? चलो, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है दिया गया है किस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्या इसके फार्मूलाज हैं. ऊपर हमने एक इक्वेशन दी, इस इक्वेशन का हमने यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसी और कंडीशन में अदर कंसंट्रेशन पे निकाला है. देखो ई एम एन प्लस स्लैश एम इज इक्वल टू, ये क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इन एम अपॉन व्हाट एम एन प्लस. ठीक है, ये फॉर्मूला इसका बनता है. लेकिन आप सॉलिड जो होता है ऊपर m जो है सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, 1 होता है, तो हम 1 के इसकी जगह m की जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे. तो इट विल बी लाइक ये, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग इन 1 अपॉन एम एन प्लस, यानी उसका कंसंट्रेशन. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट हम पहले ही क्या कर सकें, डिफाइन कर चुके हैं. आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम रखते हैं 8.314 जूल पर कैनविल पर मोल. एफ फेराडो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96487 कूलम पर मोल है. टी टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है, और एम एन प्लस जो है कंसंट्रेशन है उस स्पीशीज़ का. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं. ये तो हम देख ही चुके हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, कैसे स्ट्रेंथ इनकी, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इंक्रीज और डिक्रीज होती है. ठीक है, चलो इसको अब थोड़ा सा देखते हैं. देखो बच्चों, डैनियल सेल में क्या था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसी भी कंसंट्रेशन पे को कैसे लिख सकते हैं डैनियल सेल में, ठीक है ना. तो अगर कंसंट्रेशन कॉपर आयन और जिंक आयन का है तो कैसे लिखेंगे, तो कैथोड के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए कैथोड के लिए लिखेंगे किसी भी कंसंट्रेशन पे लिख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी गिवन कंसंट्रेशन. तो ये हो जाएगा आपका इज Cu2 प्लस स्लैश Cu गिव्स यू व्हाट ई नॉट. ई नॉट मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड है, ठीक है, Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस आर टी अपॉन 2F, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, एन निकालना बताया है आपको मैंने पहले, ठीक है, 1 अपॉन
Cu2 प्लस एक्वश। ये हमने कैथोड के लिए लिखा, नीचे हम एनोड के लिए लिख रहे हैं सेम। हमने जिंक वाला इक्वेशन भी ऐसे लिखा, माइनस RT/2F log in 1/Zn2 प्लस एक्वस, दोनों के लिए हम लिखे। अब सेल पोटेंशियल मैंने आपको निकालना बताया है। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, बताइए, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है ना, यानी कैथोड की जो हाफ रिएक्शन है माइनस एनोड पे जो हाफ रिएक्शन है। तो हम क्या कर देंगे, ई सेल हो जाए, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाए, ई Cu2 प्लस स्लैश माइनस ई Zn2 प्लस अपॉन Z। सेम कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, है ना। तो सी उसकी वैल्यू हम रख देंगे, कैथोड वाली इक्वेशन में से एनोड वाली इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये निकल के आएगा लास्ट में क्या, कि ई सेल यानी सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड माइनस RT/2F log in Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब यहाँ से एक चीज़ दिख रही है बच्चों कि जो ई सेल है ये डिपेंड कर रहा है किसके, दोनों के कंसंट्रेशन पे, यानी जिंक आयन और कॉपर आयन दोनों के कंसंट्रेशन पे, है ना। मतलब इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, क्योंकि भैया आप देख सकते हो कि कैसे ये बेसिकली, तो क्या होगा, जिंक और कॉपर दोनों के आयंस के कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। और ये कैसे बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, यानी कॉपर आयन का अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इंक्रीज होगा, है ना। और जिंक आयन के साथ इसका इन्वर्सली है, यानी वहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, है ना। और जब आप नेचुरल लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, जब ये आपका नेचुरल लॉगरिथम है, इसको जब आप बेस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे यानी 10 के बेस में कन्वर्ट कर दोगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे R की, F की और T की, ठीक है, तो टेम्परेचर आप यहाँ पे 298 केल्विन रख लोगे, तो ये फॉर्म आपके आप रिड्यूस होकर इस टाइप के आ जाएगा। तो आपको बेसिकली इसी फॉर्म का यूज़ भी करना है ना। तो सबकी वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.259/2 लॉग टू द बेस, लॉग टू द पावर ये हो जाएगा आपका Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3.12 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एंड वी शुड यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड्स एंड दस फॉर द फॉलोइंग दो। अब दूसरे सेल के लिए लिख के देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो निकल सॉलिड स्लैश Ni2 प्लस एक्वस डबल स्लैश Ag प्लस एक्वस स्लैश Ag, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिखेंगे, Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स यू Ni2 प्लस प्लस 2Ag यानी सॉलिड। तो नॉस्ट इक्वेशन इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए सिंपल है, कैसे लिखेंगे नॉस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F, ठीक है, इन Ni2 प्लस अपॉन Ag2 प्लस, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हम नॉस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए। और फिर अगर जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन को देखें तो जैसे AA प्लस BB, एक Na इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, Cc प्लस DD, तो नॉस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। और इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल RT/-RT/NF इन Q। Q क्या है, Q आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन से प्रोडक्ट साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड, है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ई नॉट सेल माइनस RT/NF इन C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A और B टू द पावर B। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन फॉर जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के लिए लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आपको सेल दिया हुआ है, कुछ इनके मोलर कंसंट्रेशन दिए गए, ठीक है। ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी, आपको ई सेल निकालना है, सिंपल फॉर्मूला में आप पुट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड इट आउट सिंपली, ओके। अब आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नॉस्ट इक्वेशन। मुझे पता है अगर जो डेनियल सेल हमने जो पढ़ा है, अगर हम उसको सर्किट को क्लोज कर दें तो हम, ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन गिव्स यू जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो क्या होगा, इफ द सर्किट इन द डेनियल सेल इज क्लोज्ड, दैट what we know that the reaction, this reaction takes place, and as the time passes क्या होगा, the concentration of zinc ion keep on increasing while the concentration of copper ion what happened, keeps on decreasing, है ना sorry, and at the same time
द वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड ऑन द वोल्टमीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और आपका जो वोल्टेज होगा वो भी घटता जाएगा। और थोड़े समय बाद हम क्या देखेंगे कि देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन, मीन्स इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। आफ्टर सम टाइम वी शुड नोट दैट देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन एंड जिंक आयंस एट द सेम टाइम। और उसी समय क्या होगा, वोल्टमीटर भी आपको क्या देगा, जीरो रीडिंग देगा, यानी कि उस समय आप कंसंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, आपका वोल्टमीटर भी जीरो रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या हो चुका है, वहां पे एक इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो उस सिचुएशन में जहां पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, उस समय हम कैसे लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन, देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ई सेल इज इक्वल टू जीरो एंड दैट गिव, क्योंकि ई सेल आपका जीरो हो चुका है, इक्विलिब्रियम पे आ गया, इट गिव ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT, ठीक है, अपॉन 2F लॉग जिंक आयन अपॉन जिंक आयन का कंसंट्रेशन और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इसको थोड़ा सा रीअरेंज और करके लॉग के फॉर्म में ला करके, ठीक है। लेकिन आपको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं, केसी, है ना, यानी जिंक का कंसंट्रेशन अपन कॉपर अपन किसके इक्वल होगा, ये केसी के। तो इसकी वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो टेम्परेचर कितना लेंगे हम, 298 केल्विन, और सबकी वैल्यूज हम आर की, टी की, एफ की, है ना, सबकी वैल्यू जो हम जब पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का वैल्यू निकल के आएगी। ई नॉट सेल गिव्स यू 0.059 V अपॉन 2 लॉग के सी, और इसकी वैल्यू है 1.1 वोल्ट। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत है, क्योंकि ई नॉट सेल जो है हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या होता है स्टैंडर्ड 1.1 वोल्ट होता है, तो उसकी जगह वैल्यू हम क्या रख देंगे 1.1 वोल्ट। तो यहाँ से हम लॉग के सी निकाल लेंगे, तो के सी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻37, और ये बच्चों आएगी 298 केल्विन पे। गॉट इट। तो इन जनरल इस इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि ये हमारी फाइनल निकल के आया कि ई नॉट सेल गिव्स यू 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। तो यहाँ हम क्या एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन देख रहे हैं किसके बीच में बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, यानी दोनों के बीच को रिलेट करने के लिए क्या है, दोनों को रिलेट करने के लिए ये इक्वेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिफिकल्ट टू मेजर अदरवाइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस ई नॉट सेल वैल्यू, ठीक है ना। तो इसी अगर एक दिया हुआ तो आप इसे दूसरा निकाल सकते हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप केसी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की वैल्यू को रिलेट करके यू कैन फाइंड इट आउट। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है, ई नॉट सेल आपको दे रखा है, सिंपल आप टू पुल द वैल्यू एंड व्हाट विल गेट द आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम गिब्स एनर्जी पे। बच्चों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ भी चुके हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। ओके, देखो द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास। अगर मैं पूछूं आपसे कि इलेक्ट्रिकल 1 सेकेंड में किया हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क किसके इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे क्या कि सही, तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज, है ना। और आपको पता है इफ यू वांट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल क्या होगा, देन चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबली, यानी उल्टा चार्ज पास करना पड़ेगा, तब वो मैक्सिमम वर्कआउट आपका निकल के आएगा, है ना। और आपको पता है ये जो रिवर्सिबल वर्क डन जो होगा गैल्वेनिक सेल, ये इक्वल होगा किसके, डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं से ये आपस में जुड़े हुए, है ना। तो इफ यू वांट टू obtain the maximum work from a galvanic cell, then charge has to pass reversibly, and this reversible work done by the galvanic cell किसके इक्वल होगा, decrease in its Gibbs energy। तो यहाँ पे EMF क्या हो जाएगा, तो if the, अब तो मान लेते हैं कि अगर if the EMF of the cell is E, है ना, और NF N into F ये है the amount of charge pass, और डेल्टा आर जी जो है वो आपका ग्रिप्स एनर्जी है। तो ये इक्वेशन जो हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, यानी डेल्टा आर जी यानी गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन गिव्स यू माइनस NFE सेल। NF आपको पता ही ये अमाउंट ऑफ चार्ज पास है, E आपको पता ही EMF ऑफ द सेल है, G आपको गिव्स एनर्जी। तो बच्चों ये सेल पोटेंशियल और गिव्स एनर्जी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे भी क्वेश्चंस लगेंगे, है ना।
और आपको पता होगा कि जो ई सेल एक इंटेंसिव पैरामीटर है, लेकिन जो आर जी है जो एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एन पे, है ना। तो देखते हैं, तो जैसे मान लो ये इक्वेशन दी गई है कि जेड एन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, कॉपर आयन गिव्स जेड एन टू प्लस सी यू। तो यहाँ पे गिव्स एनर्जी को कैसे लिखेंगे क्वेश्चन के साथ, ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -2, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, ठीक है, -2 FE सेल, ठीक है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखें कि 2Zn सॉलिड प्लस 2 कॉपर आयन गिव्स 2Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Cu सॉलिड, तो ये हो जाएगा आपका कैसे, गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4Fe सेल। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जी की वैल्यू भी क्या हो रही है उसी हिसाब से बढ़ेगी, है ना। इसीलिए बच्चों ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू किस पे, एन पे डिपेंड करती है। एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रीचिंग स्पीसीज अगर यूनिटी हो जाएगी, सारे जितने भी है सबका कंसंट्रेशन अगर यूनिटी 1 मान ले, तो यहाँ पे ई सेल आपके ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम ई सेल की जगह क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, 3.1 इक्वेशन में, सॉरी 3.15 में। तो इन दिस वे आप देखा कि यहाँ पे किस तरीके से अगर आपको ई नॉट सेल पता है, ठीक है, तो आप वहाँ से गिब्स एनर्जी के यूज़ करके उससे भी आप रिलेट करके यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेट होगा, तो इसको इसकी वैल्यू इस तो इक्वेशन दिया गया है कि डेल्टा आर जी नॉट, है ना। आपने देखो ये यहाँ हमने जो देखा था ऊपर जो 3.15 है वहाँ पे डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -NFE सेल दिया हुआ है, लेकिन जब हम 3.16 देखते हैं तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, डेल्टा आर जी नॉट है और यहाँ पे ई नॉट है, यानी जब ई नॉट के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपके स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है रिएक्शन के लिए। एंड फ्रॉम दिस लेटर वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द इक्वेशन, और यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं यहाँ से, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -RT log n k। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिया भी हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट, तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो यू नो द इक्वेशन डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -NFE ई नॉट सेल, और ऊपर के लिए ऊपर वाले क्वेश्चन का n की वैल्यू 2 हो जाएगी, बस यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड व्हाट यू हैव टू गेट इट डाउन आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इनको आप कर लेंगे 3.4, 3.5 एंड 3.6, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, कैसे ये वर्क करता है, क्या है, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो तब तक के लिए ध्यान रखना और अच्छे से इसको रिवाइज करके इसके प्रोसीड करो, ओके। इंटेक्स क्वेश्चन जरूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।